एक पति अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे एक मंदिर पर बुलाता है। जैसी पत्नी वहां पर पहुंचती है तो उसके पति का एक खास मित्र भी वहीं पर था और वहां पर किसी तरह से मंडप को सजाया जा रहा था। अब जैसी पत्नी वहां पर पहुंचती है तो पूछने लगती है कि किसकी शादी हो रही है। तो पति कहता है कि किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही शादी होने वाली है। इस बात को सुनकर पत्नी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आप कहना क्या चाहते हो और क्यों, मेरी तो शादी हो चुकी है ना, क्या हम दोबारा से शादी कर रहे हैं। लेकिन तभी जो पति होता है वह अपना फोन निकालकर उसे एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो को देखने के बाद पत्नी एकदम से चुपचाप रह जाती है। पति कहता है कि देखो, जिस चीज में तुम खुश हो उसी में मैं खुश हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और मेरा प्यार कोई दिखावा नहीं है। चलो तुम इससे शादी कर लो। ऐसा कहकर जो पति होता है वह अपने खास दोस्त से अपनी ही पत्नी की शादी करा देता है। कौन था पति और क्या कारण था जिस वजह से ये सब कुछ हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रांड वन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पासी के गांव में एक प्रदीप नाम का लड़का रहा करता है। प्रदीप जैसी अपनी जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई उसे करनी थी उसको करता है। तो करने के बाद अब राजमिस्त्री का काम उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और उस काम को करने लगता है। माता पिता के पास भी ज्यादा रुपया पैसा नहीं होता, वो भी सोचते कि ठीक है बच्चा जल्दी से अपने हिल्ले में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचकर वो लोग भी उसे राजमिस्त्री का काम करने देते हैं और धीरे धीरे अपने यहां से लेकर वह काम चालू करता है और उसके बाद बाहर जाकर छोटे मोटे ठेके भी लेने लगता है। जब वह ठेके लिया करता है तो उसकी किस्मत ऐसी बुलंद होती है कि उसके ठेके कामयाब होने लगते हैं और उसकी डिजाइनें, घर बनाने की जो डिजाइनें होती हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया करती, क्योंकि उसे समझ थी कि काम किस तरह से करना है और थोड़ा बहुत वो दिमाग काम में लगा लिया करता था। तो इसी वजह से चारों तरफ उसका नाम हो जाता है और अब बड़े बड़े टेंडर उसे मिलने लगते हैं। जब प्रदीप को बड़े बड़े टेंडर मिलने लगते हैं तो उसके बाद वो अच्छा खासा पैसा कमाता है और जब घर वालों के पास पैसा आता है तो उसके बाद घर वाले भी बड़े खुश होते हैं और धीरे धीरे जब प्रदीप शादी के योग्य हो जाता है तो उसके बाद उसकी शादी की चिंता करते हैं। प्रदीप के लिए एक लड़की देखी जाती है। लड़की का नाम होता है संगीता। संगीता जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और यहाँ पर हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रदीप के पास अब अच्छा खासा रुपया पैसा था और जिसके पास अच्छा पैसा होता है तो उसको एक से खूबसूरत लड़की मिल ही जाया करती है। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि आज का जमाना पैसों का ही है। खैर छोड़ो, कहानी की तरफ आते हैं वापस। तो जो प्रदीप होता है उसकी शादी संगीता से हो जाती है और शादी होने के बाद संगीता दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। जब संगीता से शादी हुई थी तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वह नैनीताल में चले हुए थे। अब नैनीताल में उसने किराए का घर ले रखा था, वहीं पर रहा करता था और उसके नीचे कम से कम 15 से 20 लड़के और काम किया करते थे। यानी कि खुद भी उनके साथ काम करना, उस टेंडर को कंप्लीट करना और उसके बाद उसे फिर से वहीं पर टेंडर मिल जाता है। अब जैसे उसकी शादी होती है तो छुट्टी लेकर आया था, कुछ दिनों के लिए काम बंद करके आया था, लेकिन जो ठेका उसने ले रखा था उसे पूरा ही करना था। तो इसीलिए कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ बिताने के बाद वह यहां से सीधा नैनीताल चला जाता है और वहां पर अपने काम को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं तो बार बार वह बीच में एक आध बार तो आ जाया करता है, लेकिन यहां पर वह अपनी पत्नी से काफी ज्यादा दूर रह चुका था। तो इसी बात को देखते हुए जो प्रदीप की माँ होती है वो उससे कहने लगती है एक दिन फोन करके कि बेटा तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को वहीं पर ले जा, जब तेरा काम वहीं पर है और तूने घर भी ले रखा है तो ये भी वहीं पर रही आएगी, तुम्हारे लिए खाना वगैरह बना देगी। इस बात को सुनकर प्रदीप मना करने लगता है, कहता है कि नहीं माँ बाबूजी, आप लोग भी तो बुजुर्ग हो, आपकी देखरेख के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। इस बात को सुनकर प्रदीप की मां कहने लगती है कि नहीं, हमें कोई देखरेख की जरूरत नहीं है और अभी तो हमारे हाथ पैरों में दम बना हुआ है, तुम ऐसा करो पत्नी को ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर प्रदीप फिर से मना कर देता है, लेकिन मां बार बार उससे यही जिद करती है। तो लास्ट में प्रदीप बोल देता है कि ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूं संगीता से, वो क्या कहती है। इसके बाद जो प्रदीप होता है वो अपनी पत्नी संगीता के पास फोन करता है और उससे कहने लगता है कि संगीता, मां ऐसे ऐसे कह रही थी, क्या तुम यहां पर आना चाहोगी। अब इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वह भी साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, यहां पर मैं माँ बाबू की सेवा करूंगी और यहीं पर रहने दो मुझे, तुम आ तो जाते हो कुछ दिनों में तो वही काफी है मेरे लिए और इससे ज्यादा हमें करना भी क्या है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रदीप है वो बड़ा ही खुश होता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ देखो, ऐसे ऐसे तुम्हारी बहू बोल रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ जिद करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी को लेकर जाना होगा। हम लोग इतने बुजुर्ग नहीं है जो कि हम अपना ख्याल न रख सकें और अभी से हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे नई नई शादी हुई है, दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहो, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर जो प्रदीप है वह भी माँ की बातों को समझता है और कहता है कि ठीक है, मैं ले आऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह बात को टालने लगता है। लेकिन तभी एक दिन उसकी मां को पता चलता है कि उसका जो दोस्त है जिसका नाम राहुल है, जो कि उनके रिलेशन में से भी आया करता है और वह उसके साथ काम किया करता है, वह अपने गांव आ रहा है और उसका गांव प्रदीप के गांव से लगभग 10 किलोमीटर आगे था। तो उसे जब पता चल जाता है कि आ रहा है तो उसके बाद वह प्रदीप से फोन करती है कि देखो वो भी आ रहा है और उसके साथ तुम भी आ जाओ, और आने के बाद ऐसा करना अपनी पत्नी को ले जाना। यह इस बात को सुनने के बाद जो प्रदीप होता है वह मां से कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूं कुछ ना कुछ और पत्नी को मैं यहीं पर बुला लूंगा। ऐसा कहकर वह मां को फिलहाल तो चुप करा देता है। और उसके बाद जब उसका दोस्त यानी कि जिसका नाम राहुल होता है और वह उसके गांव से 10 किलोमीटर आगे का है, रिलेशन में से भी आया करता है, वह कहता है कि भाई मुझे गाँव जाना है, क्या मैं गाँव जा सकता हूँ? तो वो कहता है कि हाँ भाई, शौक से जा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद वह पूछता है कि कौन सा काम? तो प्रदीप बताता है कि वही काम जिसके लिए मां कह रही थी। दरअसल इन दोनों में काफी अच्छी मित्रता है, काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे के घर की प्रॉब्लम या बाहर की प्रॉब्लम सभी के बारे में पता होता है। तो प्रदीप ने अपनी इस बात का जिक्र उससे कर दिया था। तो उसके बाद वह कहने लगता है कि अरे भाई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में तू बोल रहा है, माँ जी सही तो कह रही हैं, कोई बात नहीं, जब घर वाले कह रहे हैं तो उसको आने दे। तो वो कहता है कि ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जब आओ ना वहां से तो अपनी भाभी को अपने साथ ले आना। वो कहता है कि ठीक है भाई, ऐसा बात है तो ऐसा ही कर लूंगा, वरना तू भी चलता साथ तो बढ़िया रहता। तो वो कहता है कि नहीं यार, यहाँ पर काम है, काम को देखने वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि अब उसने कई ठेके ले रखे हैं और वह अच्छा पैसा कमा रहा है। इसके बाद जो उसका दोस्त राहुल होता है वह पहले तो प्रदीप के घर जाता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे उसने मुझसे कहा है कि अपनी भाभी को मैं अपने साथ ले जाऊं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तो साथ ले जाना। यहाँ पर राहुल अपने साथ कुछ पैसे ले गया था, उन पैसों को घर देता है और घर देने के बाद 2-3 दिन रहने के बाद वहां से वापस लौटने लगता है और यहाँ पर आकर वह प्रदीप की पत्नी के पास फोन कर देता है। कहता है कि भाभी अब तैयार हो जाओ, मैं कल आने वाला हूं। इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही होता है तो प्रदीप की पत्नी संगीता तैयार मिलती है और ये दोनों एक साथ सफर तय करने लगते हैं यहां से उस जगह के लिए जहां पर प्रदीप रहा करता है। अब जब ये ट्रेन में होते हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए थे, तो यहाँ पर संगीता काफी ज्यादा असहज होती है, क्योंकि वह पहली बार कैसे किसी व्यक्ति के साथ सफर कर रही थी जिसको पहले वो अच्छी तरह से नहीं जानती हो। लेकिन फिर भी उसके पति का हुक्म था तो इसी बात को वो मानती है और उसके साथ सफर करने लगती है। तभी रास्ते में ट्रेन में एक महिला बैठी हुई थी और जैसे वो राहुल और संगीता को देखती है तो देखने के बाद एकदम से कहने लगती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अब इस बात को सुनकर राहुल एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि आंटी, जोड़ी नहीं है, ये मेरी भाभी और मैं इसका देवर हूं। तो उसके बाद वह मजाक करते हुए कहने लगती है कि देवर भाभी का नाता भी तो ऐसा ही हुआ करता है, फिर भी तुम्हारी जोड़ी कह दूं तो कौन सी बुराई है। इस बात को सुनकर प्रदीप भी हंसता है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुस्कान संगीता के चेहरे पर भी आ गई थी। उसके बाद सफर तय होता है। रास्ते में कई बार वो उसे खाने पीने के लिए पूछता है और संगीता बता देती है जब उसे खाना होता है या फिर और कोई काम होता है। धीरे धीरे सफर कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसे जाना होता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर स्टेशन से बाहर निकलते ही एक साड़ियों की सेल लगी हुई थी और जैसे ही संगीता उस सेल को देखती है तो एकदम से उसके चेहरे पर अलग सी रौनक आ जाती है। लेकिन फिर वो अपना मुंह आगे की तरफ करती है और चलने लगती है। लेकिन जो राहुल था वह उसको देखकर समझ गया था कि शायद इसका मन कर रहा है साड़ियां खरीदने के लिए। तो इसी वजह से जो राहुल होता है वो कहता है कि भाभी कोई बात नहीं, साड़ी खरीद लो, अगर अच्छी लग रही है तो वो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तभी जो राहुल होता है वो कहता है कि फिर क्या दिक्कत हो गई, मैं तो हूं ना आपके पास, चलो मैं आपको साड़ी दिलाता हूं। ऐसा कहकर वह उसे साड़ियों की दुकान पर ले जाता है और जैसे संगीता वहां पर पहुंचती है तो उन साड़ियों को नजदीक से देखने लगती है। एक पर एक संगीता 4 से 5 साड़ियां पसंद कर लेती है और उसके बाद राहुल से कहने लगती है कि इनमें से सबसे अच्छी कौन है। लेकिन तभी जो राहुल है वो संगीता की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी ये सारी अच्छी हैं और आप पर बहुत अच्छी लगेंगी, आप एक बार लगा कर देखो। जब वो लगा कर देखती है तो कहती है कि हाँ अच्छी तो साड़ी है, तभी तो मैंने निकाली है, लेकिन इतनी साड़ियों को मैं क्या करूंगी, एक साड़ी मुझे चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जो राहुल है वो कहता है कि नहीं आपको ये साड़ी लेनी होंगी और कोई बात नहीं। ऐसा कहकर वह पैसे निकालकर दुकानदार के हाथ में रखने लगता है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो दुकानदार होता है वो कहने लगता है कि भाभी जी आपकी और
आपके पति की जोड़ी काफी अच्छी है। इस बात को सुनकर संगीता राहुल की तरफ देखती है और राहुल संगीता की तरफ देखता है। दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो ये कहते हैं कोई भी कि ये मेरा जोड़ीदार नहीं है, हम लोग देवर भाभी हैं। वो लोग चुपचाप मुस्कुराते हुए सामान को लेकर वहां से चलने लगते हैं। वो लोग एक ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठने के दौरान वो दोनों एक दूसरे की तरफ छुप छुप कर देख रहे थे कि मानो दोनों के दिल में उथल पुथल चल रही हो। धीरे धीरे वो लोग उस कमरे तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो राहुल है वो अपनी भाभी से एक साड़ी पहनने के लिए कहता है कि देख भाभी इसे पहन कर दिखाओ मुझे। उसके बाद वो साड़ी पहन लेती है और जब वो साड़ी पहनती है तो वह कहने लगता है कि क्या एक फोटो मिल सकता है आपके साथ। तो उसके बाद जो संगीता होती है वो मुस्कुराती है और मुस्कुराकर उसे फोटो देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ खड़े होते हैं। एक सेल्फी जो राहुल है वो ले लेता है और उसके थोड़ी देर बाद उसका जो दोस्त था प्रदीप वह भी वहां पर आ जाता है। जैसे प्रदीप यहां पर आता है तो राहुल कहता है कि ये लो भाई, भाभी जी को मैं यहां तक ले आया हूं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब वैसे इस घर के अंदर भाभी जी रहेगी तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूं अपने किसी दोस्त के साथ। लेकिन उस घर के अंदर 2 से 3 कमरे थे। तो जो प्रदीप होता है वो कहता है अरे तू पागल तो नहीं हो गया, यहीं पर कई कमरे हैं, एक कमरे में तू भी रह लेना, कौन सी बुरी बात है। अब इस बात को सुनकर जो राहुल है वो भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद वो तीनों के तीनों उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो राहुल होता है वह संगीता के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन जाता है, क्योंकि इशारे तो तभी हो गए थे तब उस दुकान वाले ने कहा था कि भाभी जी आपके पति बहुत अच्छे हैं और आपकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है। उस टाइम पर जब ये कोई भी नहीं बोला था और वहां पर मुस्कुराकर ये आ गए थे और जब संगीता ने उसे अपनी सेल्फी दे दी थी तो उसी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने लगते हैं। और जब एक बार अवैध संबंध बनते हैं तो थमने का नाम नहीं लेते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय के दौरान एक दिन अचानक से जब प्रदीप बाइक से कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और चेकअप के दौरान पता चलता है कि उसकी एक टांग में बुरी तरह से फ्रैक्चर आ गया है और कम से कम 2 महीने तक अब उसे बेड रेस्ट करना होगा। इसीलिए जो प्रदीप होता है वह घर के अंदर बिस्तर पर ही रहने लगता है और इधर राहुल और संगीता जो कि अब तक रोज एक दूसरे से मिला करते थे लगभग, वह अब एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। क्योंकि जब प्रदीप घर में रहा करता है तो भला कैसे वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, उन्हें डर रहता है इस बात का। यहाँ पर ये बातें उन्हें काफी ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां दे रखी थी और एक दिन जो राहुल होता है वह एक दवाइयों का पत्ता लेकर आता है। कहता है कि भैया इसको ना मेरे किसी दोस्त ने बताया है और वो कह रहा था कि इसे पीने से काफी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाया करते हैं, तो आप इस गोली को भी ले लेकर ना। भैया जो होता है उसका उस पर विश्वास करता है और उसके बाद यहां पर वह उस गोली को ले लिया करता है। लेकिन उस गोली को लेने से उसे काफी ज्यादा नींद आती है और इस नींद का फायदा उठाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करते हैं। यानी कि उसकी पत्नी और उसका खास दोस्त जिसको उसने अपना सब कुछ सौंप रखा है फिलहाल के समय में, क्योंकि फिलहाल सभी साइटों को वही देखा करता है, मजदूरों की पेमेंट भी वही किया करता है और मालिक से पेमेंट भी वही उठाया करता है। जब ये सभी बातें घर के अंदर होने लगती हैं तो एक दिन अचानक से वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत आता है, तो ऐसे इस बुराई का अंत आता है। एक दिन जो संगीता है वो उस गोली को देना उसे भूल जाती है और रात के तकरीबन जैसे 12 बजते हैं और उसकी पत्नी यानी कि जो संगीता थी वह राहुल के साथ दूसरे कमरे में थी। तो उसी समय पति की आंखें खुल जाती हैं और जैसे आंखें खुलती हैं तो यहां पर उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद जो प्रदीप होता है वह उठता है और अब तक वो इतना ठीक तो हो गया है कि सहारा लेकर आराम आराम से वह चल सकता है। तो आराम आराम से चलते हुए उस कमरे पर जाता है और जैसे कमरे के अंदर का नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उसके कदम एकदम से पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर वो न जाने क्या सोचता है और सोचने के बाद अपना फोन निकालकर एक वीडियो फुटेज बना लेता है। वापस आकर बिस्तर पर लेट जाता है और लेटर लेटर सोचने लगता है कि आज तो बच गया हूं, क्योंकि कई ऐसे काम उसने सुन रखे थे कि पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया और उसके बाद प्रेमी और पत्नी ने मिलकर पति को इस दुनिया से विदा कर दिया। क्योंकि फिलहाल वह घर से काफी दूर रहा करता है तो इसी वजह से उसने एक सबूत के तौर पर वीडियो फुटेज बना लिया है और सोचा है कि बाद में इसके बारे में कार्रवाई करूंगा, वरना खामखाई मेरी जिंदगी ऐसी तबाह हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद वह पूरी प्लानिंग इस चीज की कर लेता है, तो एक दिन अपनी पत्नी को फोन करके एक मंदिर पर बुलाता है और कहता है कि यहां पर आओ। पत्नी भी खुश हुई उसके पास जाती है और वहां पर जाने के बाद देखती है कि जो राहुल है वो भी वहीं पर काम करवा रहा है और साथ में प्रदीप भी वहीं पर खड़ा हुआ है और एक मंडप सजा हुआ है। राहुल को भी अभी तक ये नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इधर संगीता को भी नहीं पता। वह दोनों पूछ रहे हैं। राहुल जब पूछता है कि किसकी शादी है तो वो कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। इधर जब संगीता आकर पूछने लगती है कि यह क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वह कहता है कि यहाँ पर ना शादी हो रही है। तो वह पूछने लगती है कि किसकी शादी हो रही है, तो जो प्रदीप होता है वो कहता है कि किसकी, क्या तुम्हारी शादी होगी। तो
तो पूछने लगती है कि क्या हम लोग दोबारा शादी कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं, तुम शादी कर रही हो, वो भी मेरे खास दोस्त राहुल से। इस बात को सुनकर पत्नी कहने लगती है कि तुम कह क्या रहे हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं ना, और मैं तुमसे शादी कर दी तो इससे शादी कैसे कर सकती हूं। अब इस बात को सुनकर जो प्रदीप होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अब ये ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि तुम लोग क्या किया करते हो, और अगर विश्वास नहीं है तो ये लो सबूत देखो। ऐसा कहकर जो प्रदीप होता है उस मोबाइल फोन की वीडियो को उसे दिखा देता है, और इसे देखने के बाद संगीता एकदम से हैरान हो जाती है। जब संगीता जोर जोर से बोल रही थी तो उसका जो दोस्त था राहुल, वह भी यहां पर आ गया था, और राहुल भी वहीं पर खड़ा होकर उस वीडियो को देख लेता है। जब पूरा भेद उसके सामने खुल गया था तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था, और इसके बाद प्रदीप जो होता है उन्हें समझाता है, कहता है कि देखो, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं खामखा बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रहा हूं। तुम लोग ऐसा करो, एक दूसरे से शादी कर लो और मैं खुद तुम्हारी शादी करवाता हूं। इसके बाद वो लोग भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और प्रदीप खुद मंदिर में उन दोनों की शादी करा देता है। शादी कराने के बाद जो प्रदीप होता है यहां से काम छोड़कर भी चला जाता है और दूसरी साइड पर जाकर काम करने लगता है, जो कि दूसरे शहर में होती है। वह अपने गांव में फोन करता है, अपने माता पिता को और अपने ससुराल वालों को पूरी बात बता देता है। कहता है कि भाई देखो, मैंने ऐसे ऐसे शादी करवा दी है, और अब मैं तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, उसका पति वो और तुम्हारा दामाद भी वो है। जब इस बात को लड़की के माता पिता सुनते हैं तो वो एकदम से बौखला जाते हैं और बेटी को फोन करके खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रदीप के पास प्रूफ भी था, तो इसी वजह से उसकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता था, और इसी वजह से जो लड़की के माता पिता होते हैं वो लड़की से कह देते हैं कि देखो, हमारी तरफ से अब तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं किया करती, और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर आ गई तो हम लोग तुम्हें इस दुनिया से विदा कर देंगे। ऐसा ही जो राहुल होता है, राहुल के घर बारी भी करते हैं। उसके पास हालांकि पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन वो लोग उसे जायदाद से बेदखल कर देते हैं और कह देते हैं कि यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है, जिसने तुम्हें काम दिया उसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। तुम तो विश्वासघाती हो, और जब तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो तो और लोगों के साथ क्या क्या नहीं करोगे। ऐसा कहकर वो लोग उसे आने से मना कर देते हैं, और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब इन बातों को कुछ साल बीत जाते हैं तो कुछ सालों बाद प्रदीप तो अपनी दूसरी शादी कर लेता है। इधर यहाँ पर उसके जो दोस्त और उसकी पत्नी थे वो लोग अपनी जिंदगी को जी रहे थे नौकरी कर कर आके, लेकिन जो राहुल होता है वह अब अपने परिवार की समस्या को लेकर शराब पीने लगा है, और शराब पीने के चलते वह अपनी पत्नी संगीता पर हाथ उठाया करता है। अब पत्नी पर जब वह हाथ उठाया करता है, शराब पिया करता है, तो पत्नी को मजबूरन दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ता है, और इस तरह से फिलहाल के समय में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? जिस पत्नी ने धोखा दिया उस पत्नी के साथ क्या अच्छा हुआ या गलत हुआ? जो कुछ भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।